बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, मैं कोई बच्चा नहीं, मुझे सब मालूम है कि कौन कौन मेरी कप्तानी को लेकर बातें करता रहा और इसीलिए उसने इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई। इसलिए मैं कहता हूं कि इस शिकस्त की ज़िम्मेदारी मुझ पर थोपने की बजाय पूरी टीम पर डाली जाए। जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस दी है, इस पर हमारा वर्ल्ड कप से निकलना ही बनता था। जब मैं ये टीम लेकर पाकिस्तान से रवाना हुआ था तो मेरे दिल में ख़दशा था कि कहीं हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर ना हो जाएं, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। टीम में एकता, इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब दिलों में बुग़्ज़ हो तो ऐसे ही नताइज आते हैं, और अब उन खिलाड़ियों को ठंड पड़ चुकी हुई होगी जिनकी वजह से ये दिन देखना नसीब हुआ। नाज़रीन, ये मुख्तसर तकरीर कौमी टीम के कप्तान बाबर आज़म की है, जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने के बाद टीम की मीटिंग में की थी। ये वही मीटिंग है जहां कोच गैरी क्रिस्टन ने कौमी टीम को सिरे से टीम मानने से ही इनकार कर दिया था और कौमी टीम को खूब खरी खरी सुनाई थी। ये एक टीम मीटिंग थी जिसमें खिलाड़ी, टीम इंतज़ामिया और कोचिंग स्टाफ शामिल था। इस मीटिंग के मिनट्स बाहर आने नहीं चाहिए थे, लेकिन टीम में कोई ऑफिशियल ऐसा ज़रूर है जो वर्ल्ड कप के दौरे पर गए सहाफ़ियों को ख़बर देता है। टीम की खबरें लीक करना हर लिहाज से दुरुस्त नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। इसलिए ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। ये अंदर की बात है और शिकस्त की बड़ी वजह, लेकिन जैसे ही खबर बाहर आई हर एक ने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए। एक मारूफ सहाफ़ी ने इस शिकस्त को मैच फिक्सिंग से ताबीर किया तो किसी और ने इसका मरकज़ी मुल्ज़म रिजवान को करार दिया। इन दिनों रिजवान, बाबर और शाहीन पर बातें हो रही हैं, और इन लोगों के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने बाबर की पीठ में छुरा घोंपा है और दरपर्दा उसके खिलाफ मुसलसल साजिशों में मसरूफ़ था। भारत के खिलाफ स्लो इनिंग्स खेलकर रिजवान ने जिस गेंद पर आउट हुए वो भी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन जो लोग ये रिजवान के लते ले रहे हैं और उसे मरकज़ी ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, उनकी ये बातें सारी की सारी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ये एकतरफ़ा बातचीत है जिसका सोशल मीडिया पर आना जो है वो कौमी वक़ार के मुफाद में नहीं है। आप रिजवान के बारे में इस तरह की जो एक मुहिम है वो चला कर क्या हासिल करना चाहते हैं? हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि लेजेंडरी वसीम अकरम का जो कहना था कि टीम के अराकीन आपस में नहीं बोलते और अब वक्त आ गया है कि आप कोचेस बदलने के बजाय खिलाड़ियों को बदल दें, और वसीम अकरम की इस बात के सच होने का सबूत बाबर की वो तकरीर है जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में की, जो मैंने अभी आपको सुनवाई, और यही सबसे बड़ा सच है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े ज़ोरों से ऐलान किया था कि सर्जरी होगी, लेकिन ताहाल क्रिकेट बोर्ड जो है बिल्कुल खामोश है और उसका सारा फोकस कज़ाफ़ी स्टेडियम की सर्जरी पर मरकूज़ है, जहां उसकी मरकज़ी इमारत को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक ये फैसला नहीं कर सका कि किसको निकालना है, किसको रखना है, किसका क्या कसूर है। बेहतर तो यही था कि लोगों को बातें करने और सुनाने की बजाय कौमी टीम के हवाले से जो करना है कर गुजरें, ताकि नया सेटअप नए जज्बे के साथ मैदान में उतर सके। इसके अलावा कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने भी धूम मचाई हुई है, जिसमें अहमद शहजाद सर फहरिस्त हैं। वो हर रोज़ टेलीविज़न पर आकर नए नए दावे करते हैं, और एक दावा तो उन्होंने ये कर दिया कि मेरे स्टैट्स बाबर आजम के स्टैट्स से कहीं ज़्यादा है, और अगर अहमद शहजाद अपना रिकॉर्ड जो है वो खंगाल कर आते तो उन्हें ये बात कहने की जुर्रत ना होती। वर्ल्ड कप में वो बताते हैं कि मैंने ये सारा जितने भी अब तक वर्ल्ड कप खेले हैं वो पाकिस्तान को जीतने के लिए खेले हैं, लेकिन अगर उनके स्टैट्स पर नज़र डाली जाए तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप के 3 इवेंट्स में उनकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बुरी थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने यह बयान की दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर 5 से 6 खिलाड़ी जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में सोए रहते थे, जिस पर मैंने नोटिस लिया और उनको $500 का जुर्माना किया और आइंदा उन्हें तंबीह की कि आप यहाँ नहीं सोएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी रातों को जागते रहते हैं और फिर ड्रेसिंग रूम में आकर सो जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि ये मैच जो है ये वार्म अप मैच था और साइड मैच था और इसकी कोई अहमियत नहीं थी, और अगर क्रिकेटर थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए लेट भी गए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। मोहम्मद हफीज़ ने ये बात कहकर सिर्फ ख़बर में आने की कोशिश की है, अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस वक्त जो हालत गुज़र रही है और जो लोग यूट्यूबर्स ख़ास तौर पर क्रिकेट टीम का जो हशर नशर और पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो भी काबिल तशवीश बात है। इस पर भी सबको गौर करना चाहिए और ख़ास तौर पर क्रिकेट बोर्ड को और ख़ास
خاص طور پر کرکٹ بورڈ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ باتیں جو بے پر کی پھیلائی جا رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے. جیسے ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے مشہور صحافی بھی ہیں اور خاص طور پر الزامات کی جو صحافت ہے وہ ان پر بہت جرتی ہے, اور انہوں نے بابر اعظم پر میچ فکسنگ کا جو الزام لگایا ہے اس پر تو کرکٹ بورڈ کو نوٹس لینا چاہیے. کرکٹ بورڈ کی اپنی ایک لیگل ٹیم ہے اور اس لیگل ٹیم کے ذریعے اس نے نوٹس ہونا چاہیے. اور میرا یہ چیلنج ہے اس صحافی کو کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو یہ والی جو خبر آپ نے اپنے یوٹیوب پر بریک کی ہے اس کو ذرا برطانیہ میں جا کر بریک کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہاں کے قوانین آپ کو بے پرکی اڑانے کی اجازت نہیں دیتا. وہاں بہت سارے چینلز کو, بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز کو جھوٹی خبریں دینے پر بھاری جرمانوں کا سامنا ہوا ہے, اور اگر پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہو تو ایسی صورتحال نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, ہماری ٹیم جو ہے وہ ہار گئی ہے, ہماری ٹیم بھی ہاری ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی ہاری ہے, سری لنکا کی بھی ٹیم ہاری ہے, اور ابھی اور بھی بہت ساری ٹیمیں ہارنی ہیں. جیتنا تو ایک ہی نے ہے. یہ سچ ہے کہ پاکستان کا ہارنا جو ہے وہ اچنبے کی بات تھی, اور 2 جیتے ہوئے میچ ہار جانا یہ زیادہ تکلیف دہ تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ میں جو آتا ہے بول دیں اور پاکستان کے مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اپنے چینل کی لائکس کے لیے سب بولتے رہیں. تو یہ جائز نہیں اور یہ مناسب نہیں ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ویلاگ اور اس پر مجھے آپ کی رائے درکار ہے. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے.